Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Today we are going to discuss a new chapter, that is chapter number 11, P block element. Chapter number 11, that is P block element. सबसे पहले आज हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो होती है। सबसे पहले डेफिनेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट कहना किसको है। तो जिस तरीके से हमने एस ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन पढ़ा, उसी तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन होता है इस तरीके के एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट एंटर्स इन पी सबशेल। लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबशेल are known as p block element. In p block elements, the last electron enters the outermost p orbital of p subshell are known as p block elements. अब हमें पता है कि जो p सबशेल होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p subshell have 3 orbitals, these are px, py and pz. We also know that one orbital contains maximum 2 electrons, therefore total 6 electrons can fill in one p subshell. The number of p orbitals is 3 and therefore the maximum number of electrons that can be accommodated in a set of p orbital is 6. 6 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आ सकते हैं, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर 6 ही ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। टोटल 6 जो ग्रुप होते हैं वो कॉन्सिक्वेंटली there are 6 group in p block elements in the periodic table numbering from 13 to 18. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and helium had the group. ये जो ग्रुप है इनके सबके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो है वो कौन होता है? बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन और 18 ग्रुप में कौन होता है? नियोन। Their valence shell electronic configuration is ns2np1-6। बस इसका एक्सेप्शन जो है वो हीलियम। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 है तो 1s2 होता है। इसके अलावा आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके सबसे आउटर शेल के अंदर s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p के अंदर 1 से लेके 6 कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एन क्या है उसका? नंबर ऑफ पीरियड जो कि उसके आउटर शेल के इक्वल होगा। जैसे कार्बन का अगर या बोरॉन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर है 1s2, 2s2, उसके बाद में 2p1। तो आउटर जो शेल है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, आउटर जो शेल है उसके s में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा आउटर शेल के s में 2 और p के अंदर 1 से लेकर के 6 कुछ भी इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकता है। इसीलिए the maximum oxidation state shown by a p block element is equal to the total number of valence electron and this is called group oxidation state. p block का कोई भी एलिमेंट है तो उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो किसके बराबर होती है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आप बेटा इनका बस 1 हटा दीजिए। तो जो बोरॉन है 13 ग्रुप एलिमेंट, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। कार्बन का 1 हटा दीजिए 4, नाइट्रोजन में 5, 6, 7, 8। बस इसमें कौन हीलियम जो है वो एक्सेप्शन होता है। नियोन में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं। तो इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पी ब्लॉक एलिमेंट की वो एक्चुअल में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है और उसको तुम्हें कोई रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका ग्रुप जो नंबर है उससे 1 हटा दीजिएगा, उसके बराबर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं। जैसे यहाँ 13, 14, 15, 16, 18 ग्रुप है, ये बोरॉन फैमिली होती है। दैट इज बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन होता है। बट फर्स्ट मेंबर यहाँ हीलियम होता है, ये एक्सेप्शन है। 13 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2np1 होगा। दैट इज ns2np1। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं तो आप इजीली देख पाओगे।
इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NH2 NP1। ऐसे 14 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज NH2 NP2 NH2 NP3 दैट इज। इसलिए हमने कहा कि कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कि आउटर शेल गैस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर आउटर शेल के अंदर 1 से लेकर के 6 कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो सकते हैं। फर्स्ट मेंबर देखिएगा बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ये लिखे हुए हैं ऑलरेडी। उसके बाद इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो यहाँ से आप किसको हटा दीजिएगा, 1 को हटा दीजिए। जब आप 1 को हटा देंगे यहाँ क्या रह जाएगा 3, यहाँ से 1 हटा देंगे तो 4, 1 हटाएंगे तो 5, 1 हटाएंगे 6 और 1 हटाएंगे तो 7 और 1 हटाएंगे तो 8। इसलिए इसकी जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया इनके, और यही इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जस्ट राइट। इसके अलावा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, इसके अलावा ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा इनकी +1 होती है, इनकी +2 भी, -4 +3 -3 +4 +2 -2, ये इनकी जो है अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी होती है। अब देखिएगा यहाँ पर अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनको थोड़ा सा समझिए। ग्रुप जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3 और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है इनकी +1 भी है। कितना कम हुआ है, 2 कम हो गई है। ग्रुप ऑक्सीडेशन +4 है, अदर स्टेट है -2, कितना कम हो गई है 2। +5 से +3 कितना कम हो गई है 2। +6 से +4 2 कम हो गई है, फिर +2 2 कम हो गई है, ठीक है ना। +7 से +5 2 कम हुई, +5 से +3 2 कम हो गई, +3 से +1 2 कम हो गई, +1 से -1 2 कम हो गई है, +8 से +6 2 कम हो गई है, फिर कितनी कम हो गई है 2, फिर 2 कम हो गई। तो देखिएगा इनकी जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो 2 2 कम होती है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये 2 कम क्यों होती है, किस कारण से 2 कम होती है, तो उसे अंडरस्टैंड कीजिएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस, अदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो जनरली 2 यूनिट कम होती हैं, किससे, इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना उससे। Then the group oxidation state become progressively more stable for the heavier element in each group due to inert pair effect। क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि जैसे अगर आपके पास में 13 ग्रुप है या 14 किसी भी ग्रुप में बात कीजिए, अगर मान लीजिए आप 15 ग्रुप में बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। तो इनके लिए देखिएगा जो नाइट्रोजन जो है तो उस नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 भी होती है, -3 भी होती है। फास्फोरस जो है उसकी +5 होती है, +3 होती है। आर्सेनिक की +5 +3, एंटीमनी की +3, बिस्मिथ में +3 होती है। यहाँ बोरोन में देखिएगा, बोरोन जो है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन जो है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होता है, नॉर्मली +3, एल्यूमिनियम का भी +3, गैलियम में भी +3, लेकिन इंडियम में +3 भी होता है और +1, थैलियम में +1। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 2 यूनिट कम वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। लोअर जो या मतलब हायर एटॉमिक नंबर वाले जो मेंबर होते हैं, हैवियर जो एलिमेंट होते हैं, उनके लिए 2 यूनिट कम वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज मोर स्टेबल। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से लोअर जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर या उनके लिए 2 यूनिट कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल होती है, दैट इज मोर स्टेबल। चलिए अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है उसको आपको समझना है। देखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट समझना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। रिलक्टेंस ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन to participate in bond formation of heavier member of p block element। p block के एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर हैवियर जो मेंबर होते हैं उनके अंदर NH2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिलक्टेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन के लिए। इट मींस इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इट मींस बॉन्ड फॉर्मेशन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। या एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर्ड द NH2 इलेक्ट्रॉन, NH2 के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको अनपेयर्ड करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो किससे कंपनसेट नहीं होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन से कंपनसेट नहीं होती है।
आई होप आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, थोड़ा सा इधर समझ लीजिएगा। व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट किस तरीके से होता है बेटा, देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट किसी भी ग्रुप में, चाहे 13, 14, 15, 16, 17, 18 किसी भी ग्रुप में लीजिएगा, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर देखिएगा ये है ऊपर वाले मेंबर्स, यहाँ समझिएगा ये ऊपर वाले मेंबर इट मीन्स लाइटर मेंबर है, नीचे जा रहे हैं हैवियर मेंबर होते जा रहे हैं, साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, हैवियर मेंबर होते जा रहे हैं, साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है। इन सब के अंदर क्या है, NS2 S के इलेक्ट्रॉन है और P के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, NS2 और P के इलेक्ट्रॉन्स है, S में 2 है और P के इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 6 कुछ ना कुछ, S में 2 और P के इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ ना कुछ, S में 2 और P के इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ ना कुछ। अब देखिएगा जो छोटे मेंबर होते हैं उन छोटे मेंबर्स के अंदर तो क्या होता है कि S और P के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अप्रॉक्स इक्वल डिस्टेंस पर ही होते हैं, इसलिए बॉन्ड बनाने में S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा नीचे जाएंगे तो क्या होता है, S के इलेक्ट्रॉन और P के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होते। अब हमने पढ़ा है कि S जो सब शेल होता है उसका जो ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल होता है, बट P के जो होते हैं ना वो डबल शेप के होते हैं। तो हैवियर एलिमेंट में क्या होता है, S के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्फेरिकल ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसलिए वो न्यूक्लियस के मोर क्लोज होते हैं, और मोर क्लोज होने के कारण से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन P के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, P जो है वो तो डबल शेप का होता है जिसका साइज बड़ा होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि S और P जो ऑर्बिटल होते हैं इनमें से S की पेनिट्रेशन जो पावर होती है वो हाई होती है, और S की पेनिट्रेशन पावर हाई होने के कारण ये न्यूक्लियस के मोर क्लोज रहता है, पेनिट्रेट करके अंदर रहते हैं हैवियर मेंबर में। लोअर मेंबर के अंदर तो अप्रोक्स इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, बट हैवियर मेंबर में क्या होता है, एस जो होते हैं वो मोर क्लोज हो जाता है न्यूक्लियस से और पी बाहर रह जाता है, जिस कारण से पी के इलेक्ट्रॉन तो इजीली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, एस के नहीं करते हैं। और एस के जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सीधी सीधी सी 2 यूनिट कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ऊपर वाले +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेंगे, अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम हो जाती है। दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं, दूसरा क्या कह सकते हैं उसमें, जैसे अगर मैं कार्बन के अंदर बात करूँ, ठीक है ना, मान लीजिए ये कार्बन हो, कार्बन सिलिकॉन इनके अंदर बात करूँ, SnPb इनके अंदर बात करूँ तो जैसे कार्बन में सामने पढ़ा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p2 होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है भाई, ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट के S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इनर हो गया, इसकी बात नहीं करेंगे, सेकंड की बात करूंगा। सेकंड जो है उसके अंदर 2 सब सेल है, सेकंड S एंड सेकंड P, सेकंड S सेकंड P। S जो होता है उसके अंदर आपको पता है बेटा एक ही ऑर्बिटल होता है, और उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, और दोनों के दोनों कैसे हैं, पेयर। और P जो होता है बेटा उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, P सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट्स राइट, एक px py pz, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही जुड़ने के लिए आ गई 4, तो जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ने के लिए आएगा तो P का ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करने से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। अब उस एनर्जी के कारण क्या होता है, एस के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होकर के एक्स का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के उस एनर्जी से यहाँ आ जाता है इस पी के अंदर, जिससे ये दोनों भी अनपेयर्ड हो जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के यहाँ लाना है, इट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है, तो अनपेयर्ड करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से मिल जाती है, वो एनर्जी इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन से मिल जाती है।
तो बॉन्ड जब बनता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो इनसे इतनी सफिशियंट एनर्जी मिलती है कि वो उसकी पेयरिंग एनर्जी को क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है, जिससे वो अनपेयर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, जिससे अब ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं, जैसे पीबी के अंदर बात करें तो नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका साइज कैसा होता है, बड़ा साइज होता है, बड़ा साइज होता है। अब पीबी में भी सेम ऐसा ही होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके बाद फर्स्ट सेल होगा, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सेल के अंदर इस तरीके का वहां पर होगा। तो वहां एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो, एस के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन है, 10 राइट। और पी के अंदर भी बेटा वहां पर ये लीजिए पी में भी दो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, लेकिन उसका जो पी है ना ये न्यूक्लियस से बहुत दूर चला गया है, साइज बहुत बड़ा हो गया है। अब इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल जैसे ही मान लीजिए PbCl2 बन रहा है, PbCl2 बन रहा है तो क्लोरीन आएगा, उस क्लोरीन के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे ये ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल का साइज इतना बड़ा है कि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। आपको पता है बड़ा जो बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक होता है, इजीली ब्रेक होता है। इट मीन्स वो जब बनता है तो उसको तोड़ने के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स वो जब बना होगा बॉन्ड तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो नीचे वाले जो हैवियर एटम्स होते हैं उनके अंदर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो रिलीजिंग एनर्जी कम होती है, रिलीजिंग एनर्जी कम होगी, और ये एनर्जी इतनी सफिशियंट नहीं होती कि वो एस के ये जो इलेक्ट्रॉन से इनको अनपेयर्ड करवा पाए, ये उनको कंपनसेट नहीं कर सकती। तो उस एनर्जी को ये इक्वल एनर्जी यहाँ से रिलीज नहीं होगी कि वो एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो पाए। अब अनपेयर्ड ही नहीं हुए हैं तो फिर ये जो एस के इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर सीधा सा 2 यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो किसी भी तरीके से हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझा सकते हैं, ठीक है ना। एक तो एस के जो इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा तो एस अंदर रह जाएंगे पेनिट्रेशन पावर होने से, और पी काफी बाहर चले जाएंगे, इसलिए पी तो पार्टिसिपेट करेगा, एस नहीं करेगा। दूसरा, एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो एस के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पाते। अनपेयर्ड क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि पी के इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती, इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे, एक्साइटेड नहीं हो पाएंगे, अनपेयर्ड नहीं हो पाएंगे, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अनबॉन्डेड रह जाएंगे। इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो इनर्ट रह जाएंगे एस के इलेक्ट्रॉन, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सीधा सीधा सा 2 यूनिट कम हो जाता है। दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आता है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर्स। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर्स देख लीजिएगा। पी ब्लॉक एक ही केवल इस तरीके का ब्लॉक है जिसमें तीनों टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स भी होती हैं। आप देख रहे हैं इधर ये सारी की सारी मेटल्स हैं, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं, और बीच में जो ये जो बना हुआ है लैडर, आप समझ सकते हैं इस लैडर को, बीच वाले लैडर को। ये जो बीच में लैडर बना हुआ है ये लैडर आपका किसको बताता है, मेटलॉइड्स को बताता है। दैट्स राइट, ये जो लैडर है। अब उसके साथ आपको एंटीमनी और जर्मेनियम को भी इंक्लूड करना है। बीच वाले जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं। तो एस ब्लॉक में सारी मेटल्स हैं, डी में भी मेटल्स हैं, एफ में भी मेटल्स हैं, बट पी में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड सारे प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब आप यहाँ पर देखिएगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे जैसे किसी ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन जाएंगे, यहाँ पर ये ग्रुप है, अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अप टू डाउन जाएंगे जैसे जैसे, तो देखिएगा पोलोनियम मेटल है, यहाँ पर जा रहे हैं तो मेटल है, ठीक है, ये नॉन मेटल है बट ये मेटेलॉइड हो गया। तो अप टू डाउन जाने पर कौन से करेक्टर इंक्रीज होते हैं, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं। बट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखिए इधर जा रहे हैं तो क्या हुआ, नॉन मेटल आ गया, ठीक है ना, इधर जा रहे हैं तो नॉन मेटल आ गया, इधर जा रहे हैं तो नॉन मेटल आ गया। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अप टू डाउन जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं, नीचे वाली सारी मेटल्स होती हैं, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि अप टू डाउन जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करते हैं वही तो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इसलिए मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। बट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करते हैं, और मेटेलिक करेक्टर जो है वो क्या होते हैं? डिक्रीज होते जाते हैं। चलिए, इनफैक्ट द हैवीएस्ट एलिमेंट, भारी वाले नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? मेटल होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं? तो हैवीएस्ट एलिमेंट इन पी ब्लॉक ग्रुप इज द मोस्ट मेटालिक होते हैं, नीचे वाले सारे मेटालिक होते हैं। इन जनरल नॉन मेटल हैव हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, नॉन मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती हैं, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है। लेकिन और साथ में क्या होती है? उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उनकी ज़्यादा होती है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं बल्कि दूसरों का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं मेटल्स की बजाय। हैंस इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल विच रेडिली फॉर्म कैटायन, मेटल जो होती है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है और कैटायन का फॉर्मेशन कर लेती है। नॉन मेटल रेडिली फॉर्म एनायन, और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लॉस नहीं करते, जिससे अनायन का फॉर्मेशन होता है। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटाइन बनाएंगी, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके अनाइन बनाएंगे, जिससे जो कंपाउंड यहाँ पर बन रहे हैं वो कौन से कंपाउंड बनेंगे? आयनिक कंपाउंड बनेंगे। लेकिन अगर नॉन मेटल है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंपाउंड बनाते हैं। कौन से कंपाउंड बनते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। That's right, the compound formed by highly reactive non-metal, non-metal आपकी highly reactive, और highly reactive metal, जैसे क्लोरीन अगर आपके पास में हो और सोडियम आपके पास में हो तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाएगा, क्लोरीन अनायन बनाएगा, दोनों अट्रैक्शन से जुड़ेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे, और जनरली आयनिक होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि दोनों की ईएन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक गेन कर लेता है। जबकि ऑन अदर हैंड कंपाउंड्स फाउंड बिटवीन नॉन मेटल के बीच में अगर कंपाउंड बना, जैसे जैसे कंपाउंड बना किस किस के बिटवीन? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। CH4 का फॉर्मेशन हुआ तो कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। दैट्स राइट। वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो कैसा होगा? कोवलेंट होगा। और लार्जली कोवलेंट कैसे होते हैं? कोवलेंट करेक्टर के होते हैं, क्योंकि इनकी ईएन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ईएन अप्रॉक्स इक्वली होती है इसलिए। और यही कारण है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल जो है उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। बट मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, ये तो हमने एस ब्लॉक में भी कहीं पढ़ा हुआ है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। बट मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। चलिए, फर्स्ट एलिमेंट डिफर इन सम रेस्पेक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ मेंबर इन अ ग्रुप D2। अब देखिएगा पी ब्लॉक में भी कुछ ऐसा ही खेल हो रहा है जैसा कि कहाँ पर होता था, जैसा कि होता था कहाँ पर? लिथियम और बेरिलियम में। एस ब्लॉक में होता था डायगोनल रिलेशनशिप में। वहां पर लिथियम बेरिलियम दोनों क्या करते थे? अपने ग्रुप के अदर जो मेंबर्स हैं उनके साथ में डिसिमिलरिटी शो करते थे। सेम उसी तरीके से पी ब्लॉक के ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट में भी क्या होता है? पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट में भी क्या होता है? इनके अंदर भी जो फर्स्ट मेंबर जो होता है, ये फर्स्ट मेंबर क्या करता है? डिसिमिलरिटी शो करता है। जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये जो होते हैं फर्स्ट मेंबर, ये अपने और जो मेंबर है उनसे डिसिमिलरिटी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? देखिएगा, पहली चीज देखिएगा, जैसे आप नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात कीजिए तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फास्फोरस से अलग होती है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस और उससे नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं ना उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, बट नाइट्रोजन के पास नहीं होते। फर्स्ट मेंबर में से किसी के पास भी नॉन
अवेलेबिलिटी होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल्स इनके पास नहीं होते हैं। इनका जो साइज है वो छोटा होता है। इनके जो चार्ज रेडियस रेशियो होता है वो बहुत हाई होता है। हाई पोलराइजेशन पावर इनकी होती है और इनकी ईएन जो है वो भी हाई होती है। ठीक है, इसके कारण से जो फर्स्ट मेंबर है वो डिसिमिलरिटी शो करते हैं। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अदर मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। चलिए, सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में देखिएगा। द सेकंड पीरियड एलिमेंट इन पी ग्रुप। सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन से हैं? ये जो है ना फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड पीरियड के ही है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और कौन होता है? हीलियम ही होता है बस केवल। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम बोरोन टू बोरोन, बोरोन से लेकर के आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। ठीक है, फर्स्ट मेंबर जो होते हैं ये, इनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो 4 ही होती है बेटा। ये इनके डिसिमिलरिटी भी कह सकते हैं। मैक्सिमम जो ये बॉन्ड बनाते हैं ना, ये 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। बट और जो मेंबर्स होते हैं जैसे फास्फोरस, तो आपने नाम सुना होगा PCl5 का। तो यहाँ फास्फोरस की जो वैलेंसी है वो 5 हो गई, 1 2 3 4 5। दैट्स राइट। तो 5 बॉन्ड इसने बनाए हैं, तो इसकी जो कोवेलेंसी वो कितनी हो गई है? 5 हो गई है फास्फोरस की। बट नाइट्रोजन जो होता है ना वो NCl3 बनाता है। 3 ही वैलेंसी होती है, या फिर ये 4 वैलेंसी कर सकता है, मैक्सिमम NH4 आयन बना देता है। तो इनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 ही। 4 ही बॉन्ड ये मैक्सिमम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो मेंबर है, चाहे कोई सा भी आप लीजिएगा, इन सब के अंदर क्या होता है? वैलेंस शेल में एक तो S सब शेल और एक P। एस जो सब शेल होता है उसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, और पी के अंदर 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए ये मैक्सिमम 1 2 3 4 ही बॉन्ड जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं। 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं ओवरलैपिंग के थ्रू। इसलिए इन कॉन्ट्रास्ट यूजिंग डी ऑर्बिटल्स। और लेकिन नीचे वाले जो होते हैं, नीचे वाले जो मेंबर होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये वाले, इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। इसलिए ये डी ऑर्बिटल को यूज करके क्या कर लेते हैं? थर्ड पीरियड वाले मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, ये वाले, ये डी ऑर्बिटल को यूज करके अपनी जो कोवेलेंसी है उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 से ज्यादा भी होती है, ठीक है ना। जैसे बोरॉन ये फर्स्ट मेंबर है, तो इसकी तो कोवेलेंसी 4 ही होती है, ये तो बेरिलेट आयन ही बनाता है, BF4 नेगेटिव, ठीक है। सॉरी, टेट्राफ्लोरोबोरेट ही बनाता है, BF4 नेगेटिव। जबकि एल्यूमिनियम जो है वो क्या बना लेता है? AlF6 नेगेटिव 3 आयन भी बना लेता है। तो यहाँ इसकी कोवेलेंसी 6 भी हो गई है। और 6 बॉन्ड बनने में किसने पार्टिसिपेट किया हुआ है? यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है डी ने। ऐसा आप PCl5 में भी समझ सकते हो। देखिएगा, PCl5 किस तरीके से बना होता है आप समझेंगे। तो PCl5 के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p3 होता है। तो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। थर्ड जो शेल है बेटा, उस थर्ड शेल के अंदर S में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड पे P में 3 इलेक्ट्रॉन। S जो है उसमें एक ऑर्बिटल है, P के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3। अब थर्ड जो शेल होता है बेटा उसमें डी भी होता है। तो थर्ड जो शेल है उसके अंदर डी सब शेल भी है, उस डी के ऑर्बिटल्स भी होते हैं। दैट्स राइट। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ से S के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के डी में भी चले जाते हैं, ठीक है ना। डी में भी चले जाते हैं, जिससे एक ऑर्बिटल ये बनाता है बॉन्ड, एक ये, एक ये, एक ये, और एक डी का ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जिससे इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है और PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है। 5 बॉन्ड बन जाते हैं, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे। इस तरीके से डी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जिससे इनकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो ज्यादा हो जाती है। बट फर्स्ट वाले जो होते हैं उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही रहती है, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा और क्या है फर्स्ट मेंबर, और किस तरीके से अनामोलस होता है इनके लिए, वो देखिएगा। जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका साइज देखिएगा छोटा होता है, और साइज छोटा होने के कारण से क्या होता है, उसका जो p ऑर्बिटल है उसका साइज भी छोटा होता है। और p ऑर्बिटल का साइज छोटा होने से वो क्या करता है? p ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग कर लेता है, और लेटरल ओवरलैपिंग करके वो क्या बना लेता है? पाई बॉन्ड बना लेता है। लेकिन नीचे वाले जो मेंबर्स होते हैं, अब उन मेंबर का तो साइज बड़ा है,
और साइज बड़ा है तो p ऑर्बिटल काफी बड़ा होता है, और काफी बड़ा p ऑर्बिटल होने से वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ऊपर वाले क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। फर्स्ट मेंबर जो होता है ग्रुप का, ठीक है ना, ग्रुप डिफर फ्रॉम द हैवियर मेंबर से होता है इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई पी पाई। ये क्या बना लेता है, पाई ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्ड बना लेता है, किससे, पी ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैपिंग करके, दैट इज पी पाई ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, खुद के साथ भी बना लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो उसमें ये जो पाई बॉन्ड जो बने हैं ये ओवरलैपिंग से बने, कौन सी ओवरलैपिंग से, पी पाई से। एंड टू अदर सेकेंड रो एलिमेंट, और दूसरों के साथ भी बना लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है ना, इस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन जो हैवियर एटम्स होते हैं, भारी जो एटम्स होते हैं वो वाले पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो वो कैसे बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हैवियर जो मेंबर्स होते हैं, ये देखिएगा पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, बट कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, ये दूसरे तरीके का पाई बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, केवल कुछ में ही स्टेबल होता है। और वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं कि एक जो हैवियर मेंबर है, ठीक है ना, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना, तो सल्फर जो होता है, इस सल्फर का होता है डी ऑर्बिटल, डी, और ऑक्सीजन जो है इसका होता है पी ऑर्बिटल। ये आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इसको बोलेंगे सल्फर का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल। तो ये जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, या डी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, या फिर डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं हैवियर मेंबर। बट हैवियर मेंबर जो होते हैं वो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। ये भी एक इनका डिफरेंस है फर्स्ट मेंबर का अदर के साथ में। द हैवियर एलिमेंट्स, the heavier elements do form pi bond, but this involve d orbital, जिससे डी पाई पी पाई या फिर क्या बनाते हैं, डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन नीचे वाले तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाते क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए। However, the coordination number in species of heavier element may be higher than for the first element in same oxidation state। अगर दो एलिमेंट हो, अगर आपका फर्स्ट मेंबर भी हो, फर्स्ट एलिमेंट भी हो, जैसे नाइट्रोजन फास्फोर नाइट्रोजन भी हो, और हैवियर एलिमेंट भी हो। अब अगर मान लीजिए ये दोनों के दोनों, अब इन दोनों का अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेम हो, तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो इनका कैसा होता है, हाई होता है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जैसे नाइट्रेट आपके पास में हो, दैट्स राइट, और आपके पास में फॉस्फेट भी हो। नाइट्रेट और फॉस्फेट दोनों के अंदर देखिए, फॉर एग्जाम्पल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन ऑक्साइनाइंस, जैसे नाइट्रेट आपके पास में है। इस नाइट्रेट में देखिएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिएगा, प्लस का 5 है, और फॉस्फेट आपके पास में है, फॉस्फेट फॉस्फेट के अंदर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिएगा, प्लस का 5। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 5 दोनों का इक्वल है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की कोवेलेंसी देखिए या कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, और फॉस्फोरस का देखिए, बस राइट। नाइट्रोजन ने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए होते हैं, नाइट्रेट आयन के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रेट आयन के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, एक ये नाइट्रेट आयन होता है। जबकि फॉस्फेट आयन जो होता है ना, ये होता है पी डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये होता है फॉस्फेट आयन। तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है, +5 लेकिन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर या दोनों की कोवेलेंसी चेक कीजिए, तो नाइट्रोजन ने यहाँ 1 2 3 4 ही बॉन्ड यहाँ पर बना रखे हैं, बट फास्फोरस ने 1 2 3 4 5 बॉन्ड यहाँ से बना रखे हैं, इस तरीके से, ठीक है। नाइट्रेट 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्ड इन्वॉल्व 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल, बट फॉस्फेट के अंदर क्या है, 4 कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्विंग s p and d ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटिंग पाई बॉन्ड। ये आपका क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की और उनकी डिसिमिलरिटी। ये सब होने के बाद अब पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनको हम याद भी कर सकते हैं। पी ब्लॉक के अंदर टोटल हमने 6 ग्रुप को कंसीडर किया हुआ है।
13, 14, 15 एंड 16। तो इनको याद इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो आपको याद होगा बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। 14 में कौन से आते हैं, कैसी हो जी सन ऑफ पप, ऐसे भी कह सकते हो, या कहे शिव जी सुने पार्वती, ऐसे भी कह सकते हैं। इसमें नहीं पसंद ऐसे सब भाई, या ना प्यार करो ऐसे सब बिछड़ोगे, ये लीजिए। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ही, नी, और, कर, जी, रन, ठीक है ना। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रोमियम, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो देखिएगा, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। कितने एलिमेंट होते हैं, क्या इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमने पढ़ा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनकी एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक अदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर हमने कहा कि जो अदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 यूनिट कम होती है, और 2 यूनिट कम किसके कारण से होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से। फिर हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझा कि इनके अंदर आउटर शेल के जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर मेटालिक नॉन मेटेलिक हमने देखा कि नीचे वाले मेटल होते हैं, ऊपर वाले नॉन मेटल, लेफ्ट वाले मेटल, राइट वाले नॉन मेटल। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बट मेटल मेटल के बिटवीन, सॉरी, नॉन मेटल के बिटवीन जनरली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फर्स्ट जो मेंबर होता है इनका, वो बाकी जो मेंबर होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफर होता है, क्योंकि उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी फिक्स होती है, 4 ही होती है, साइज छोटा होता है, चार्ज रेडियस रेशियो हाई होता है, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होते हैं, और ईएन भी ज़्यादा होती है। बस राइट, ये हमने यहाँ पर समझे हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी में डिफरेंट होते हैं। फिर हमने कहा कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। तो जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, वो खुद के साथ भी बनाते हैं और दूसरों के साथ भी बनाते हैं। बट हैवियर जो मेंबर्स होते हैं वो पी पाई की बजाय डी पाई या फिर डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर होते हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, तो उनको याद करने की हमने निमोनिक्स बना रखी है, उसको देख करके आप याद कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन एक एक ग्रुप को डिटेलली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।